Dear student, today we are going to discuss another very important topic that is called meiosis. आज meiosis के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द meiosis और meiosis के द्वारा क्या होता है। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मैं आपको माइटोसिस के बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या कर चुका था, उसी के क्रम में ये meiosis है। तो समय न बर्बाद करते हुए कि meiosis क्या है इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मियोसिस को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, उनको आप ध्यान से सुन लीजिए। और मैं जैसा कहता हूँ अपनी कॉपी पेन आप अपने पास ज़रूर रखिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। बाकी मैं चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्लाइड आपके सामने सब कुछ है। स्टडी मटेरियल भी मेरे चैनल पर आपको मिलेगा, इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आराम से उसको आप डाउनलोड करके बाद में देख लीजिएगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या उसके बारे में आपको मालूम है। तो बेसिक अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मियोसिस क्या है। देखिए, जैसे माइटोसिस में मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस के अंतर्गत क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं। सेम उसी प्रकार मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बनती हैं। ये अपने माइंड में बैठा लीजिए, एक सेल से कितनी सेल बन रही हैं, 4। दूसरी बात, मियोसिस में जो 4 सेल बनती हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल की तुलना में जस्ट आधी हो जाती है। यानी कि यदि पेरेंट सेल में क्रोमोसोम 4 हैं तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 2 2 2 2। मतलब जितने भी क्रोमोसोम पेरेंट सेल में हो जाएंगे जस्ट उसके आधे। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि मियोसिस मुख्यतः जो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं उनमें, यानी जनन कोशिकाएं जिनके द्वारा स्पर्म और ओवा बनता है, उनमें होती हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। आगे की स्लाइड में मैं आपको जो फिगर होगा उसके द्वारा तो बताऊंगा ही। तो सबसे पहले मियोसिस के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर जान लेते हैं। मियोसिस की जो खोज की थी वो साइंटिस्ट फॉर्मर एंड मोरे ने किया था। मियोसिस एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा डिप्लॉयड सेल 4 हैप्लॉयड सेल में विभाजित हो जाती हैं। मतलब डिप्लॉयड का मतलब होगा यदि क्रोमोसोम 2n बराबर मान लीजिए 12 हैं तो हैप्लॉयड में कितने हो जाएंगे, n बराबर 6। ये हैप्लॉयड नंबर होता है, ये डिप्लॉयड नंबर होता है। जो मैंने बताया था, देखिए जस्ट आधी हो रही ना, यहाँ पर जस्ट हाफ हो गई हैं। यानी यहाँ पर 12 थी, यहाँ कितनी हो गई, 6। वही चीज़ मैं बता रहा था। तो जस्ट हाफ हो जाती हैं। मियोसिस में 2 बार न्यूक्लियस का और 1 बार क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैं बताऊंगा आगे। मियोसिस डिवीजन के द्वारा क्रोमोसोम की संख्या में रिडक्शन होता है, अर्थात प्रत्येक डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल के क्रोमोसोम की संख्या की आधी रह जाती है, जो मैंने अभी आपको समझाया है। और लास्ट में है दिस पॉइंट कि मियोसिस, एनिमल सेल में मियोसिस गोनेट्स में स्थित रिप्रोडक्टिव सेल में होती है। ये सारे पॉइंट हो गए। अगली स्लाइड में देखते हैं कुछ चीज़ें। मियोसिस की प्रक्रिया निम्नलिखित 2 भागों में पूर्ण होती है। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसका आगे फिगर है, मैं फिगर पर ज़्यादा फोकस करूँगा। यहाँ थोड़ी सी चीज़ें आपको डिफाइन करते जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में जो फिगर जब इसका आएगा तो आप उसमें देखिएगा। मियोसिस की प्रक्रिया 2 भागों में पूर्ण होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोसिस में जैसे 4 अवस्थाएं आपने पढ़ी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सेम वैसे मियोसिस में, मियोसिस वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। यहाँ पर 2 अवस्थाओं में मियोसिस पूर्ण होती है। मियोसिस फर्स्ट जिसको हम लोग हेटेरोटिपिक डिवीजन बोलते हैं, और मियोसिस सेकेंड जिसको हम लोग होमोटिपिक डिवीजन बोलते हैं। तो ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं मियोसिस में, यानी मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, ऊपर मैंने भी बताया है। तो इसकी फर्स्ट प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। अवस्थाएं वही 4 होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यानी मियोसिस फर्स्ट में भी 4 अवस्थाएं होंगी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज से फर्स्ट। सेम जब मियोसिस सेकंड आएगा तो उसमें भी ये बस ये सब सेकंड सेकंड हो जाएगा। मतलब प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। तो ये मैंने थोड़ी सी समरी आपको बताई। अब अगली स्लाइड में हम लोग फिगर पर कंसंट्रेट करते हैं। ये मैंने एक हर बार की वीडियो की तरह एक मैंने समरी वाला फिगर रखा है जिसमें टोटल प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गई है, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो कि हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए मैं ये फिगर पहले रखता हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और आखिर में क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं फिगर में, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे एक सेल है, ये पेरेंट सेल है, ये इंटरफेस की सेल है, रेस्टिंग स्टेज में है। जब इसमें मियोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो आप देखिएगा ये लिखा है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि एक पेरेंट सेल से कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई, 1 2 बनी। और फिर इन दोनों डॉटर सेल में फिर डिवीजन होगा।
तो कितनी बन गई, 1 2 3 4। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई ना। अल्टीमेटली आपको ये क्लियर हो गया कि एक सेल से कितनी सेल बनी, ये 4 सेल बन गई। ये आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब दूसरी बात यहाँ समझ लीजिए। आप देखिए इस सेल में जो आपको ये दिख रही है, इसमें कितने क्रोमोसोम है, 4 हैं, 2 हल्के नीले और 2 डार्क। ठीक, 1 2 3 4। और देखिए जितनी भी ये डाटर सेल बनी है, इनमें देखिए क्रोमोसोम की संख्या जस्ट हाफ हो गई है। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 एंड इसमें भी 2, जो मैंने अभी कहा था। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर क्रोमोसोम 4 भुजाओं वाले हैं और यहाँ पर क्रोमोसोम सिर्फ सिंगल है, लेकिन है ये क्रोमोसोम ही। अब हम लोग अगली स्लाइड में इसकी एक एक स्टेज को क्लियर करते हैं। यहाँ पर आपकी मैंने पैटर्न ये रखा कि पहले आपको थ्योरी मिलेगी, देन उसके बाद उसका फिगर। तो पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, देन उसके बाद फिगर। देखिए अब हम लोग मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ आप लोग जान लीजिए कि प्रोफेज फर्स्ट में बेटा 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, प्रोफेज फर्स्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज इन विच 5 स्टेजेस आर अकर्ड। 5 अवस्थाएं होती हैं प्रोफेज फर्स्ट में। कौन कौन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन। इसके बाद 2 अवस्थाएं हैं, उनको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्लाइड चूँकि ये चल रही, तो यहाँ पर हम लोग देख लें, या चलिए ठीक मैं बता दे रहा हूँ आपको, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और ये है पैकिटीन तीसरी, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, दैट इज़ द 5 स्टेजेस। अब आ जाते हैं हम पहली स्टेज पर। फिगर इसके आगे हैं। जो इसकी पहली अवस्था ये आपको दिख रही है, लेप्टोटीन, इस अवस्था में जो ये आपको पहली अवस्था दिख रही लेप्टोटीन, इस अवस्था में क्या होता है, यह पहली अवस्था है जिसमें क्रोमोसोम पतले तंतु के समान होते हैं तथा छोटी छोटी संरचनाएं स्थित होती हैं जिनको हम लोग क्रोमोमियर्स कहते हैं। दैट इज़ द लेप्टोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में और जो दूसरे जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके एमसीक्यू पेपर में एक एक स्टेज से क्वेश्चन आता है। ये मेरी बात नोट करके लिख दीजिएगा। मियोसिस में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट की ये 5 अवस्थाओं से ही एमसीक्यू आते हैं, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट। ठीक, इसके बाद क्या है, अगली अवस्था जाइगोटीन है। जाइगोटीन का ये पेट क्वेश्चन है, साइनेप्सिस। इस अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाती है तथा परिणाम स्वरूप क्रोमोसोम जो होते हैं वो बाइवेलेंट हो जाते हैं। बाइवेलेंट का मतलब क्या हो गया, ये 4 भुजाओं वाले। और पेयरिंग के कारण एक विशेष प्रकार के प्रोटीनियस संरचना का निर्माण होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनीवल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया कई बार कि साइनेप्टोनीवल कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में बनता है, तो आप लोग बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा किस अवस्था में बनता है, जाइगोटीन। अब इसकी अगली अवस्था की बात कर लेते हैं। इसकी अगली अवस्था जो है वो आपकी पैचिटीन है। वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आया है। इस अवस्था में क्रोमोसोम थोड़े से मोटे और टेट्राड मतलब 4 भुजाओं वाले हो जाते हैं। ये फिगर में बता दे रहा हूँ। रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स की प्रक्रिया इस अवस्था में होती है। इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण घटना है क्रॉसिंग ओवर। ये रट लीजिएगा, पैचिटीन कई बार पूछा गया है, जिसके अंतर्गत क्रोमेटिड्स के सेगमेंट के मध्य अदला बदली होती है, अर्थात पैटर्नल एवं मैटरनल क्रोमोसोम के क्रोमेटिड आपस में एक्सचेंज होते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा है, तो ये जहाँ से दोनों आपको टच करते दिखाई पड़ रहे हैं, ये पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम है। और इन दोनों के क्रोमोसोम जहाँ पर से एक दूसरे से टच करेंगे, वहीं पर इनके क्रोमोसोम पर जो जीन्स स्थित होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन पूछा जाता है पहला कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, टिक करेंगे आप लोग पैकेटिंग। और पूछा जाता है रिकम्बिनेशन की प्रक्रिया किस अवस्था में होती है, तब भी आप टिक करेंगे पैकेटिन। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी तीसरी अवस्था है डिप्लोटीन। इस अवस्था में पेयर्ड क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं किंतु एक स्थान से जुड़े रहते हैं, जिसे चियाज़मेटा बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया, चियाज़मेटा किस अवस्था में बनते हैं, तो आप लोग टिक लगाएंगे डिप्लोटीन। चियाज़मेटा का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्रोमोसोम एक दूसरे से टच हैं, तो ये यहाँ से अगर टच होते हैं तो इनके जब ये ओपन होते चले जाते हैं तो लास्ट में कॉर्नर पर जहाँ पर से इनका टच बिंदु होता है, जहाँ से जुड़े रहते हैं, उसी को हम लोग चियाज़मेटा बोलते हैं। द लास्ट स्टेज इज डाइकाइनेसिस। इस अवस्था में क्या होता है कि क्रोमोसोम के मध्य, बेटा यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये क्रोमोसोम है और आप जहाँ भी देखिएगा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, सब जगह क्रोमोसोम लिख गया है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है तो प्लीज़ इसको समझ जाइएगा, ये क्रोमोसोम है। ठीक, तो इस अवस्था में जो ये क्रोमोसोम है के मध्य संकुचन बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप चियाज़मेटा की संख्या घटने लगती है और इस प्रक्रिया को
टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है कि टर्मिनलाइजेशन किस अवस्था में होता है, तो आप लोग टिक लगा देंगे डायगोनेसिस में। अब थोड़ा सा इसका हम लोग पांचों स्टेज देख लेते हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं। थ्योरी तो आपने देख ली। देखिए ये फर्स्ट स्टेज है, आपको जो दिख रही होगी लेप्टोटीन, दिस इज फर्स्ट स्टेज। लेप्टोटीन अवस्था में जो क्रोमोसोम पतले होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब मतलब डिसअपियर हो रही है। जो ये पतले पतले क्रोमोसोम है वो देखिए थिक हो गए, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गया। जाइगोटीन में देखिए जहाँ पर से क्रोमोसोम जुड़े रहेंगे वहाँ पर साइटोन्यूमल कॉम्प्लेक्स बन गया, ये आपको दिख रहा होगा। पैचिटीन अवस्था में देखिए मैंने बताया था ना कि क्रॉसिंग ओवर होती है, देखिए दोनों क्रोमोसोम आपस में अटैच नहीं इस जगह से, तो यहाँ पर इस अवस्था में क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। और जो डिप्लोटीन अवस्था है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ से फिनिश हो रही है, क्रोमोसोम टर्मिनल पॉइंट पर एक दूसरे से सिर्फ जुड़े रह जाते हैं, तो इसको हम लोग चास्मेटा बोलते हैं। और डायकिनेसिस अवस्था में देखिए दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से सीपरेट हो गए हैं, इसको टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। तो ये पांचों अवस्थाएं हो गई। यहाँ पर आपकी प्रोफेज फर्स्ट अवस्था कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको बोलते हैं मेटाफेज सेकेंड। अगर आपने माइटोसिस मेरा वीडियो पूरा कायदे से देखा होगा तो वहाँ पर भी जो मेटाफेज में इवेंट्स होते हैं सेम वहीं पर हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम जितने भी होते हैं मध्य में आ जाते हैं, जिससे इक्वेटोरियल प्लेट बन जाती है। तो अगली साइड में इसका फिगर देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपको दिख रही होगी मध्य में, ये आपको दिख रही होगी मध्य में, ये आपकी ये इक्वेटोरियल प्लेट है। ये जो है यहीं पर देखिएगा कि ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं ये काइनेटोकोर के द्वारा मध्य से स्पाइंडल फाइबर से अटैच्ड हैं, तो ये बीच में आ जाते हैं इस अवस्था में। इसके बाद जो अगली स्टेज आती है उसको बोलते हैं एनाफेज फर्स्ट। इस अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा अपोजिट पोल की ओर मूव कर जाते हैं। इस स्लाइड में आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पर मैंने ये स्लाइड थोड़ी सी मतलब उसको शिफ्ट कर दिया है हॉरिजॉन्टल, जिससे आपको समझ में आ जाए। मतलब ये फिगर सीधा था इस टाइप का, यहाँ पर से ऐसे क्रोमोसोम हैंग होते हैं, तो मैंने उस फिगर को थोड़ा सा इस टाइप का बना दिया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बीच में मेटाफेजिक प्लेट थी, और ये देखिए क्रोमोसोम जो चार भुजाओं वाले थे उनके आधे आधे क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल की तरफ इधर इधर ये मूव कर गए और अपने अपने तरफ के स्पाइंडल फाइबर से अटैच्ड हैं। और इसी हैंग आउट होने के बाद में एनाफेज में ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। इसके बाद आखिरी स्टेज आती है मियोसिस फर्स्ट की टीलोफेज। इस अवस्था में क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर चले जाते हैं और फिर जो प्रोफेज फर्स्ट में चीज़ें डिसअपियर हुई हैं वो यहाँ पर पुनः बनने लगती हैं। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पुनः निर्माण हो जाता है और इस प्रकार एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन जाते हैं। इस फिगर में आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये बीच में देखिए एक क्रिस्ट बनने लगी है, दो पेरेंट सेल दो सेल में डिवाइड होने लगी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगी है, सेंट्रियोल्स बनने लगे हैं, ठीक। और फाइनली क्या हुआ है कि दो आइडेंटिकल डॉटर सेल का निर्माण हो गया है। तो इस प्रकार ये आपकी प्रोफेज फर्स्ट अवस्था कंप्लीट हुई। अब हम लोग आगे बताते हैं मियोसिस सेकेंड। इसको हम लोग होमोटिपिक डिवीजन बोलते हैं। यह अवस्था बिल्कुल माइटोसिस के समान होती है। इसमें निम्नलिखित चार अवस्थाएं होती जो मैंने पहले ही आपको बताया था। सेम ऐसे प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। इस स्लाइड में मैंने क्या किया है, जैसे दोनों प्रोफेज अवस्थाएं ली, प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकेंड, आगे जो फिगर दिखाई पड़ेंगे तो आपको दोनों के कंपेरेटिवली समझ में आएगा, कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे। तो प्रोफेज सेकेंड में यानी जो अब ये दो डॉटर सेल बनी है इन्हीं में प्रोफेज सेकेंड होगी, ये पुनः डिवाइड होंगी। तो फिर क्या होगा, जो प्रोफेज सेकेंड अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में क्रोमोसोम पतले पतले तंतु समान संरचना के रूप में होते हैं, वो थिक हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है। स्लाइड में देखते हैं। देखिए ये आपने जो देखा अवस्था देखी थी ये थी प्रोफेज फर्स्ट। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोफेज सेकेंड की। ये दो सेल बन गई, सेम होगा प्रोफेज कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ये है डिसअपियर हो जाएगी, सेंट्रोमियर अपोजिट पोल की तरफ जाने लगे हैं, और ये जो आपको क्रोमेटिन का नेटवर्क दिख रहा है ये थिक होने लगेगा। मतलब क्रोमोसोम मोटे होने लगेंगे, क्लियर होने लगेंगे, विजिबल होने लगेंगे, दिखाई पड़ने लगेंगे। अगली अवस्था की बात करते हैं हम लोग, मेटाफेज सेकेंड। इस अवस्था में क्रोमोसोम सिंपल स्पेंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे और मध्य में आ जाएंगे, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं। इस फिगर में आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ये मेटाफेज फर्स्ट है। और ये जो हम अभी बात कर रहे हैं मेटाफेज सेकेंड की, यहाँ पर देखिए ये दोनों सेल हैं, ये बीच में इक्वेटोरियल प्लेट आ गई है
और ये स्पाइंडल फाइबर से दोनों क्रोमोसोम ये और ये अटैच्ड हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 2 सेल हैं जो डिवाइड हुई हैं, इसीलिए मैं कंपेरेटिवली भी दिखा रहा हूँ। मेटाफेज फर्स्ट में ये 1 सेल थी, लेकिन मेटाफेज सेकंड में क्या हुआ, ये 2 सेल हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर डिवीजन फर्स्ट हो चुका है, मियोसिस 2 सेलें बन गई हैं, वही ये 2 सेलों का डिवीजन चल रहा है। आगे देखते हैं एनाफेज। इस अवस्था में सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है, परिणाम स्वरूप क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा अपोजिट पोल की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। सेम वही इवेंट्स हैं, तो इसको हम लोग जरा फिगर से देखते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एनाफेज फर्स्ट तो हम लोग पढ़ चुके थे, सेम वही एनाफेज सेकंड, ये दोनों डॉटर सेल हैं। ये देखिए क्रोमेटिड्स जो हैं वो अपने अपने पोल की तरफ मूव करने लगे, ये पोल हो गए, जा रहे हैं अपने तो पोल की तरफ। ठीक, अब लास्ट स्टेज आ जाती है, दैट इज कॉल्ड टीलोफेज सेकंड। इस अवस्था में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण पुनः होता है तथा इस प्रकार दोनों पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल की तुलना में आधी रह जाती है। तो इसको फिगर से समझेंगे। देखिए टीलोफेज फर्स्ट में क्या हुआ था, 1 सेल से 2 सेल बनी थी ना, ये टीलोफेज था, इससे 2 सेल बन गई एक ये। अब यहाँ पर टीलोफेज फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई थी, तभी तो 1 सेल से 2 सेल बन गई थी हमारी ये। अब मियोसिस सेकंड की जो टीलोफेज सेकंड है, यहाँ पर 2 सेल से कितनी बन गई अल्टीमेटली, इससे 2 बनी और इससे 2 बनी, तो 4। तो वही हुआ टीलोफेज सेकंड में कि बीच में देखिए क्रस्ट बनने लगी दोनों में, 1 से 2 सेल बन गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगी, मतलब पुनः निर्माण होने लगा, क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स में चेंज हो गए, सेंट्रोमियर का निर्माण हो गया, और फाइनली क्या हुआ, हमारी इन जो 1 सेल लेके चले थे वो मियोसिस फर्स्ट में उससे बनी 2, और मियोसिस सेकेंड में उन 2 से कितनी बन गई, 4। तो आपको क्लियर हो गया अल्टीमेटली हमारी ये जो पेरेंट सेल थी, इससे ये हमारी कितनी सेलें बन गई, 4 सेल का निर्माण हो गया। ठीक, इसके बाद में अब आ जाते हैं मियोसिस का महत्व। मियोसिस का भाई इंपॉर्टेंस क्या है, तो मियोसिस के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम की संख्या समान बनी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम ऐसा समझा सकते हैं, 2 मिनट लगेगा। जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोगों में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अब हमारी जो संतानें होंगी उनमें भी क्रोमोसोम की संख्या 46 होगी, तो ये मियोसिस के ही कारण होता है। अब इसका एक मैं अलग में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा कि हाउ क्रोमोसोम नंबर आर सेम इन एवरी जनरेशन इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या कैसे समान बनी रहती है। ठीक, अगला क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा डॉटर सेल में दोनों पेरेंट के लक्षण का ट्रांसफर होता है। इसको भी अपने से ही समझ लीजिए, हम लोगों के अंदर माता पिता के लक्षण आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब मियोसिस फर्स्ट हो रही थी, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही होती, तो वहाँ पर ये माता पिता के क्रोमोसोम आपस में मिक्स होते हैं, तो यानी माता पिता के कैरेक्टर आपस में मिक्सअप हो गए, इसी को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये मैंने लास्ट में एक आपको फिगर दिया है, इसको जूम करके देख लीजिएगा, पूरा मियोसिस का समराइज्ड फिगर है और आपको समझने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो आशा है मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, चैनल आपका है, आपके लिए मेहनत करता हूँ, इसमें जितनी हो सके संख्या बढ़ाइए और मेरी मेहनत को सफल कीजिए। अगर कुछ भी बेटा कमी लग रही हो दोस्तों आप लोगों को, तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं कमी से नाराज़ नहीं होता, उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। जितने भी मैंने पॉइंट में बताता हूँ वो सब कहीं ना कहीं कंपटीशन में आए हुए होते हैं, उनको अच्छी तरीके से सोचिएगा। और वीडियो को फिगर और थ्योरी दोनों के द्वारा बनाने की कोशिश करूँगा कि जिन बच्चों के पास स्टडी मटेरियल नहीं उनको मिल जाए, और जो फिगर के द्वारा समझना चाहें फिगर में। ये वीडियो मेरा टेलीनार ग्रुप पर भी है, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं, AK बायोलॉजी क्लासेस सर्च करके, और डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी पड़ा है। थैंक यू।